हमारे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा फेक नहीं कर सकते, आपको जितना मर्जी अपनी स्किल्स पर यकीन हो, क्योंकि आप आम लोगों के साथ थोड़ी रह रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ी रह रहे हैं जो बड़े नाइफ से, बड़े मासूम से लोग हैं। आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के दरमियान रह रहे हैं जिनका सुबह शाम का काम है कि वो 50 एक पेशेंट्स को देखते हैं, उनसे मिलते हैं इंडोर आउटडोर मिलाकर। तो मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं। हाँ, वो आपके मुंह पर कभी कहकर आपको शर्मिंदा नहीं करते कि आप तो फेक कर रहे हैं मेरे साथ, आप तो झूठ बोल रहे हैं, वो कभी भी नहीं। अभी आज मैं एक पेशेंट से मिली जो नए पेशेंट आए हैं और उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं उनकी हालत देख रही हूँ और उनकी हिस्ट्री मेरे पास है और मैं उनसे बात कर रही हूँ और मैंने उनकी दवाई की डोजेज देखी है जो उनको मिली और वो मेरे सामने बैठे जिस तरह बात कर रहे हैं, तो मुझे कम्प्लीटली तो नहीं लेकिन मैं एक अज्यूम तो कर सकती हूँ सेफली कि हाँ ये मसला होगा इनका। तो वो मुझे कह रहे हैं कि मैं छोड़ ही चुका था हर चीज़ और इतना मसला नहीं था, बस थोड़ा बहुत ये वो हल्का फुल्का। तो मैंने कहा अच्छा हाँ चलें ठीक है, अब हम मिलकर इस मसले को ठीक करेंगे। मैंने तो उन्हें एक बार नहीं कहा कि कितना आप झूठ बोल रहे हैं मुझसे। मैं आपको बताती हूँ हम ये क्यों नहीं करते, हम क्यों इतने जालिम हैं कि आपको ऊपर नहीं भेजते। हम कहते हैं बैठे क्योंकि हमें पता है कि चक्कर नहीं आ रहे, आपको फील हो रहे हैं चक्कर क्योंकि आपकी बीमारी की नेचर वो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप झूठ नहीं बोल रहे, आपको तो वो फील हो रहे हैं ना। तो अब अगर एक पेशेंट हमें कहता है ना कि मिस मैंने यहाँ से जाने के बाद नशे नहीं करने, मैंने पक्का इरादा कर लिया, मैंने यहाँ जाने के बाद काम करना है, तो वो उस वक्त हारून साहब फेक नहीं कर रहे, झूठ भी नहीं बोल रहे। उस वक्त की स्टेट उनकी यही है कि जब मैं बाहर बड़ी हो गई, मैंने बाहर जाना ना, मैंने अब हालात ठीक रखने हैं। वो अलग बात है कि हो सकता है हमारे कमरे से उठकर वो ऊपर जाएं और शाम को उनको कोई ख्याल आ जाए और वो कहें कि अच्छा चलो सिगरेट तो कभी कभार पी लूँगा। कभी भी रिलैप्स की कॉज पर नहीं होता। मेरी ये बात बड़े गौर से आप लोग सुनिएगा, रिलैप्स या स्लिप कभी भी ऐसे नहीं होता कि जहन में आए कि मैंने नशा करना है। हमेशा एक अच्छे कॉज के नाम पर रिलैप्स होगा हमेशा। और वो अच्छा कॉज क्या हो सकता है? वो अच्छा कॉज ये हो सकता है कि मैंने फैक्ट्री जाना है, या मुझे फ़ोन दे दो क्योंकि मैंने अपने बिज़नेस के लिए उसको इस्तेमाल करना है, या मेरे स्लिपरी दोस्तों को मिलने दो मुझे, वो मेरे बिज़नेस के पार्टनर्स हैं तो मैं उनसे मिल लेता हूँ। हाँ आप लोग साथ बैठ जाओ बेशक। यानी पेशेंट्स को सिर्फ रूम चाहिए थोड़ा, और ये आप लोग जानते बूझते हुए नहीं कर रहे होते। ये चीज़ बहुत क्लियरली मैं बता दूँ कि आपकी नीयत पर शक नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज़ बता रही हूँ कि हमारे पेशेंट्स कहते हैं कि मैं रात जाग रहा हूँ, अच्छा अब 2 तो बज गए, चलो फिर तहज्जुद पढ़ के ही सो जाऊँगा, या चलो फजर पढ़ के, कितना अच्छा कॉज है ना। और वो इस कॉज पे नींद ख़राब करते हैं। और ज़्यादातर फैमिलीज़ फिर कहते हैं अच्छा चलो अब फजर पढ़ रहा है तो ठीक ही है ना, जाग ले, कुछ नहीं होता। अब कितने नेक कॉज पर नींद ख़राब हुई और बात चलेगी ड्रग्स तक। कितने नेक कॉज से वो किसी को मिलने गए कि वो जुमा पढ़ने गए हैं, मिल गया रास्ते में बंदा, उन्होंने मुसलमान होने के लिए सलाम कर लिया और फिर उसको देख लिया, अच्छा चलो वापस आ गए, बात कर ली थोड़ी बहुत, और फिर उस बंदे से सिगरेट वगैरह ले लिया। या स्लिपरी फ्रेंड वहाँ पर था और स्लिप कहीं और हो गया। जिस तरह ट्रिगर्स तो सारी चीज़ें वहाँ से होगी, और रात को अपने चौकीदार से या किसी और से, किसी मुलाजिम से सिगरेट लेकर पी लिया। तो जो स्लिपरी चीज़ें होती हैं ना, वो आपका जहन बना जाती हैं। फिर चाहे आप उस कंपनी में नशा करें ना करें वो अलग बात है, आप कहीं और स्लिप कर देते हैं। प्रायोरिटी पे सिर्फ रिकवरी होनी चाहिए। वो 100 डेज़ जैसे गुजरते हैं ना, फिर ये चीज़ डिसाइड होती है, यानी क्लियर होती है ज़्यादा कि अच्छा आप बाहर जाकर आप काम वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप सुपरविजन में बाहर निकल सकते हैं, आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। ये चीज़ें साथ साथ रिव्यू होती रहती हैं। बात ये है कि आप पेशेंट्स को ये लगता है कि इस तरह तो फिर मैं क्या करूँ, मैं तो बोर हो जाऊँगा। मैंने एक बार यहाँ पर एक्टिविटी करवाई थी कि मैंने 50 ऐसी चीज़ें लिखवाई थी पेशेंट्स को जो वो कर सकते हैं स्टैंड्स में रहते हुए। 50 एक्टिविटीज़ कम नहीं होती। चले मैं सैटरडे वाले अपने साइकोथेरेपी के ग्रुप में ये सारी वो चीज़ें आपको बताऊंगी। अब मसला ये है कि फिर पेशेंट्स कहते हैं ये करने को तो हमारा दिल नहीं करता। आपका जो दिल मांगता है ना वो हम आपको दे नहीं सकते। इसे हम आम जुबान में समझाने के लिए कहते हैं उदास नाराज फेस। ये होता है, चलने दें क्योंकि इसने ख़त्म होना है। एक मंत्रा है, वैसे मैंने आज मंत्रास पर बात करनी थी एडिक्टेड ब्रेन के। एक मंत्रा है जिसको आप लोग एडिक्ट रिकवरिंग एडिक्ट दोहराते रहा करें अपने लव्ड वंस को, अपने काउंसलर्स को, कि जागते रहना, साढ़े तेना रहना। और पेशेंट्स उल्टी बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हम पे ट्रस्ट करो, हम पे ट्रस्ट करें। भाई नहीं कर सकते ट्रस्ट। आप पर ट्रस्ट है, अकील साहब पर पूरा ट्रस्ट है, कोई है ही नहीं इसमें दूसरी बात। अकील साहब को जो बीमारी है उस पर ट्रस्ट नहीं है, वो बड़ी कनिंग है।
तो आप लोगों को तो हमसे ये कहना चाहिए कि आप लोग ज़रा मुझे बचाते रहें, मैं लेफ़्ट राइट होता हूँ, मुझे बचाते रहें आप लोग। और इसमें हम हेट मी नाउ एंड थैंक मी लेटर वाली पॉलिसी पे जाते हैं कि अभी हम आपको मना कर देते हैं, स्टैंड्स लगा लेते हैं, आपको हम बहुत ही बुरे लगते हैं। इंडोर में भी एक अरसे तक काउंसलर्स पेशेंट्स को बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि वो मना करते हैं, वो सख्त बात करते हैं, वो हमारा काम है ये। तो हम कहते हैं कि हेट मी नाउ एंड थैंक मी लेटर, बाद में आप लोग करते ही हैं शुक्रिया अदा। आप अपने लिए स्लिपरी हैं बहुत ज़्यादा, और आपके लिए वो लोग भी स्लिपरी हैं जो हर वक्त आपको रीअश्योर करते रहें, जो हर वक्त रीअश्योरेंस देते रहें। जैसे लोगों को होती है ना आदत, जो विक्टिम रोल में ज़्यादा रहते हैं कि मेरे घर, जो अपनी स्टोरी सेल करते रहते हैं, मेरे घर वालों ने मेरे साथ ये बुरा किया, वो बुरा किया, और फिर उनको लोग रीअश्योर करते हैं कि हाँ तुम बहुत बेचारे हो, तुम्हारे साथ हुई वैसे बहुत बुरी है। और हमें ये फिर बात अच्छी लगती है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो विक्टिम रोल में रहना पसंद करता है, वो पिटी पॉट पर बैठना पसंद करता है। ये अब बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हमारी। आप सब इस चीज़ से रिलेट कर सकते होंगे कि जब आप लोगों ने नशे किए हैं, आप लोगों ने किसी घर वाले को या किसी को ब्लेम करके किए हैं और अपने आप को बेचारा बना करके फिर मैं नशे ना करूं तो क्या करूं, मैं ब्रोकन फैमिली से हूं, मेरे फादर की या मेरी मदर की डेथ हो गई या डाइवोर्स हो गई, या ये लोग सारी जिम्मेदारी इन्होंने मुझ पे डाल दी है, या ये लोग ख़ुद कोई और काम नहीं करते, या मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैं पढ़ाई नहीं कर सका, या कोई और मेरे साथ हादसा हो गया, तो इसीलिए अब मैं नशा करता हूँ अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। एक ही खुशी है मेरे पास ज़िंदगी में, अब मैं वो भी ना करूँ तो क्या करूँ। तो ये एक विक्टिम रोल में आना होता है। फिर हम ये स्टोरी किसी को सेल करते हैं, नहीं अपने किसी दोस्त वगैरह को, उसको बताते हैं कि ये सारी कहानी मेरे साथ हुई। और अगर वो कह देता है ना कि बहुत ही वैसे जालिम लोग हैं तुम्हारे घर वाले और तुम बेचारे इतने तुमने दुख सहे हैं, तो हमें वो बहुत अच्छा बंदा लगता है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे विक्टिम रोल को वैलिडेट कर दिया। लेकिन अगर कोई बंदा हमारी सारी स्टोरी सुनने के बाद कहे कि अच्छा ये बात है, चलो कोई बात नहीं, हिम्मत करो, तुम जवान आदमी हो, निकलो इन सारी चीज़ों में से, छोड़ो ये ड्रग वाला लाइफ और संभालो अपनी फैमिली को, तुमने ही संभालना है, लीड करो ये सारी चीज़ें, तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। और हम उसको आगे से कहेंगे कि तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें होना तो तुम्हें पता चले। क्यों? क्योंकि फ़ौरन से हमने बड़ा अटैक्ड फील किया कि इसने मेरे विक्टिम रोल को वैलिडेट ही नहीं किया। इसीलिए काउंसलर्स बुरे लगते हैं एडिक्शन वाली फील्ड में, क्योंकि वो ट्रॉमा में रहने नहीं देते पेशेंट को। और एडिक्ट्स को, यानी जो एडिक्शन के साथ लोग होते हैं, उनको दूसरे काउंसलर्स जो एडिक्शन के स्पेशलिस्ट नहीं होते लेकिन वैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको वो सूट करते हैं क्योंकि वो ट्रॉमास को एंटरटेन कर देते हैं। दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक को हम कहते हैं साइकोसोमेटिक इलनेसेस, साइकोसोमेटिक, एक को हम कहते हैं सोमेटोसाइकिक इलनेसेस। अब मैं समझाती हूँ ये होती क्या है। जो होती है ना साइकोसोमेटिक, साइको मीन्स साइकोलॉजी, सोमेटिक सोमा मीन्स बॉडी, तो सोमेटिक मीन्स फिजियोलॉजी। साइकोसोमेटिक जो बीमारियाँ होती हैं ना, बीमारी शुरू होती है साइकोलॉजिकल, मैनिफेस्ट आगे होना शुरू हो जाती है फिजियोलॉजी में। जैसे किसी को डिप्रेशन या एंग्जाइटी हुई, वो साइकोलॉजिकल बीमारी है, उसके साथ उसको सिम्टम्स आना शुरू हो गए शिवरिंग के, टिकलिंग के, कि उसको टिकल कर रहा होता है बाजू में कुछ या स्किन में, उसके साथ उसकी टांगें कांप रही होती हैं या उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ये असल में सिम्टम्स नहीं होते ब्रीदिंग के, ये उसकी साइकोलॉजी ने मतलब क्रिएट किए हैं, इंड्यूस किए हैं, समझ रहे हैं। ये जितने भी लोग पैनिक अटैक्स में सांस बंद होने से हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। यानी डॉक्टर्स को पता है कि वो असल में उनका मतलब अक्सर साइकोलॉजिकल, ढेर सारी अस्थमा की प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल होती हैं। यानी इतनी, अब उस बंदे को तो लग रहा है ना कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा, लेकिन असल में उसको सांस का मसला नहीं हो रहा था, उसका ब्रेन ट्रिक कर रहा होता है कि तुम्हें सांस नहीं आ रहा, तुम चोक हो रहे हो, और फिर वो उसके कंपल्सिवली एक्शंस करना शुरू हो जाता है। तो एक बीमारी शुरू हुई साइकोलॉजिकल लेवल से और वो मैनिफेस्ट होना शुरू होगी आपकी फिजियोलॉजी में। फिर एक और तरह की बीमारियां होती हैं जो शुरू होती हैं बायोलॉजिकल, यानी जिस्म से वो शुरू होती हैं और फिर करते करते साइकोलॉजी भी बीच में इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे किसी को कैंसर हो गया है तो है तो वो बॉडी की बीमारी ना, लेकिन उस बंदे को साथ एंग्जाइटी भी होती है, उस बंदे के साथ डिप्रेशन भी होता है, उस बंदे को साथ इस तरह की और चीज़ें होती हैं, तो उसके साथ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी आ गए। ओसीडी में लॉजिस्टिक्स और इस तरह की चीज़ें काम नहीं करती।
ओसीडी में प्रैक्टिस काम करती है, यानी कॉन्सेप्ट्स आपके इतने क्लियर होंगे कि आप किसी भी और बंदे को समझा सकते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस कोई नहीं है, उन सोचों को रोकने की आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, तो आप काम नहीं कर पाते उस तरफ। तो मैं आपको समझा रही हूँ कि हम इस बहस में जाएं ना। आप ये सोचना ही छोड़ दें कि हम जो आपको यहाँ ग्रुप से नहीं भेजते या वॉशरूम के लिए नहीं भेजते तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हम बड़े प्यूनिटिव हैं और हमने आपको पनिशमेंट देनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा उसके पीछे कोई रीज़न। आपने देखा है जब किसी को वाकई में इमरजेंसी होती है तो भेज नहीं देते, लेकिन जब हमें पता है कि इमरजेंसी नहीं है और ये सिर्फ एंग्जाइटी है, एट टाइम्स यहाँ की बातें इतनी मतलब पिंच कर रही होती हैं कि पेशेंट का दिल करता है मैं छोड़ के ऊपर चला जाऊँ और ऐसे चक्कर लगा के वापस आ जाऊँ, तो वो कहते हैं अच्छा वॉशरूम जाना है, वो तो हम नहीं भेजते। कभी कभार पेशेंट सिर्फ ग्रुप को स्किप करने के लिए, जो कि अनकॉन्शियस लेवल पर होता है, मैं ये भी नहीं कह रही उसमें भी हम कॉन्शियसली इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ ग्रुप को छोड़ने के लिए वो कहते हैं कि मैं लेटना चाहता हूँ, मैं रूम में जाना चाहता हूँ। हम कहते हैं नहीं, आप यहीं पर बैठे रहें। आपने एट टाइम्स देखा है कि शुरू में विड्रॉल्स में होते हैं पेशेंट्स, सो रहे होते हैं दवाई में, लेकिन हम बिठा देते हैं यहाँ लाकर। क्यों? क्योंकि उनको आदत पड़ती है उस चीज़ की, उन्होंने कल को यहीं आकर बैठना है। अब एक आधा दिन अगर हम उनको रिलैक्स कर देंगे तो फिर उनका माइंडसेट यही रहेगा कि यहाँ पर नहीं आना, क्योंकि तन्हाई में हर कोई कंफर्ट जोन में रहता है। कंपल्शन क्या होती है? हाथ गंदे हैं, धोकर ही साफ़ होंगे, यही होती है ना। तो वो कहते हैं, वो जितना मर्जी कहते रहे कि आप मेरे हाथ देख लें गंदे हैं, मुझे धो लेने दें, तो डॉक्टर जब नहीं धोने देता तो उस बंदे को एंग्जाइटी होती है, वो अनकंफर्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसको सुकून तभी आना जब उसने जाकर हाथ धोने हैं। लेकिन ये साइकिल चलता रहेगा अगर वो धोता रहेगा हाथ। जब आप साइकिल को ब्रेक करेंगे ना तो तकलीफ़ होगी। जैसे कल भी उन्होंने बताया कि मैं जब ड्रग से अपने आप को रोकता था तो 4 घंटे मेरे बहुत बुरे गुजरे, मैं बता भी नहीं सकता कितने बुरे गुजरे, कितनी क्रेविंग्स और कितना मूड ख़राब। तो जब आप कोई स्टैंड लेते हैं, जब आप कोई दवाई खाते हैं, जब आप कंपल्सिव एक्शन से अपने आप को रोकते हैं तो तकलीफ़ होती है, लेकिन उस तकलीफ़ से गुजर कर आपको शिफा मिलेगी। कोई इलाज ऐसा नहीं है जो मज़ेदार हो। कोई किसी बीमारी का इलाज उठा लें, 2 तरह की तकलीफ़ें होती हैं, एक बीमारी की, एक इलाज की। तकलीफ़ दोनों में है। इलाज वाली तकलीफ़ में गारंटी आपको ये मिलती है या लाइकलीहुड ज़्यादा ये होता है कि तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी और आप सेहतमंद हो जाएंगे। बीमारी वाली तकलीफ़ ने बढ़ते रहना है, इसमें कोई शक है ही नहीं। तो जब कोई पेशेंट इलाज में आते हैं नए नए तो तकलीफ़ होती है, उनको विड्रॉल्स होते हैं, उनका मूड ख़राब होता है, उनको रोने आते हैं, उनको गुस्सा आता है, उनको पता नहीं क्या क्या होता है। तो इन सारी स्टेजेस में से गुजर कर फिर वो एक स्टेज में जाते हैं जिसमें वो बेहतर फील करते हैं, जिसमें वो हंसकर बात भी करते हैं फैमिली से। तो वो तकलीफ़ से गुजर कर ही आगे गए हैं। क्यों? अब उनको तकलीफ़ क्यों थी? क्योंकि हमने उनका नशा रोका हुआ था। और इससे अच्छा इलाज OCD का है ही नहीं कोई। जब आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं और कंट्रोल रीगेन करते हैं, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। आप दवाइयाँ जितनी मर्जी खाते रहें, स्लो होते जाएंगे। आप जब तक इस बिहेवियर ट्रेनिंग में से नहीं गुजरेंगे ना, ठीक नहीं हो सकते पेशेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर, कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। ऑब्सेशन वो थॉट होती है जो जिसके साथ पेन अटैच होती है, उसे कहते हैं ऑब्सेशन। यानी ऑब्सेशन और थॉट में ये फ़र्क है। थॉट एक सोच होती है, ऑब्सेशन वो होती है जो पेनफुल होती है। रूमिनेशन वो होती है जो जा ही नहीं रही, जो आती जा रही है। ऑब्सेशंस ही रूमिनेशंस बनती हैं, एट टाइम्स रूमिनेशंस भी ऑब्सेशनल हो सकती हैं। बात समझ रहे हैं? ऑब्सेशन एक थॉट है जिसके साथ तकलीफ़ अटैच है, ठीक है। और रूमिनेशन एक टर्म है जिसे आप आम जुबान में सोचों की जुगाली कहते हैं। जुगाली समझते हैं क्या होता है? एक चीज़ रेपिटिशन के साइकिल में लगी है, वो जा ही नहीं रही,
तो बस इसके साथ पेन का एलिमेंट अटैच होता है तो उसे ऑब्सेशन कहते हैं। और रूमिनेशन के साथ भी पेन होती है क्योंकि वो आती जा रही है सोच और वो इतना ज़्यादा उसका साइकिल रिपीट हो रहा है कि वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। ये होता है फ़र्क पर बड़ा माइनर सा। अच्छा, तो ये कुछ चीज़ें। अच्छा, अब कोई भी ये ना समझे कि OCD या एडिक्शन या दूसरी साइकेट्रिक इलनेसेस सब अलग अलग हैं या ड्रग एडिक्शन। आप समझ रहे होंगे ड्रग एडिक्शन का ट्रीटमेंट आसान है कि ड्रग को माइनस कर दो तो बस बात ख़त्म हो जाती है, बंदा ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ट्रीटमेंट सारे ही एक जैसे, हम किसी को भी आसान या मुश्किल इस तरह की कैटेगरी में नहीं डाल सकते क्योंकि जिन्होंने ड्रग को छोड़ना है उन्होंने भी अपने ब्रेन पर कंट्रोल जो लूज़ किया होता है उसे रीगेन करके ही छोड़ना है। कॉमन सेंस से या विल पावर से 1% लोग छोड़ सकते हैं, सिर्फ 1%। कोल्ड टर्की जो खुद से छोड़ देते हैं हर चीज़, जो एक दिन हमारे इर्द गिर्द होती है ना कोई ऐसी एग्जाम्पल कि हमारे जानने वाले के जानने वाले ने एक दिन सिगरेट की डब्बी फेंक दी और उसके बाद दोबारा 40 साल हो गए मुड़कर नहीं देखा। होती है ना ऐसी एग्जाम्पल्स। तो ये बहुत ज़्यादा क्यों नहीं होती? ऐसा क्यों नहीं होता कि हर फैमिली में ये एग्जाम्पल है? ऐसा क्यों नहीं होता कि जो ड्रग एडिक्ट है वो यही करके छोड़ता है? क्योंकि वो एक्सेप्शनल केसेस थे, वो पूरी पॉपुलेशन का सिर्फ 1% थे, पूरी पॉपुलेशन का। अब हम एक्सेप्शंस को फॉलो नहीं कर सकते। आपके भी कोई दोस्त वगैरह होंगे जो बहुत ज़्यादा नशा करते होंगे लेकिन नशेई नहीं बने होंगे, यानी ड्रग एडिक्ट नहीं बने होंगे, तो वो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, हर कोई नहीं बनता। अब मैं उसको समझाने के लिए हम अक्सर ये एग्जांपल देते हैं कि अगर एक बंदा हो वो रोज़ाना वन व्हीलिंग करता हो, सिग्नल क्रॉस करता हो और पता नहीं क्या क्या किस तरह से वो सारे रूल्स वायलेट करता हो और उसका एक्सीडेंट नहीं होता, तो क्या मैं और आप उसको फॉलो कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे साथ आज नहीं तो कल हादसा हो जाएगा या आज के आज ही हो जाएगा। तो जो बंदा इतना लकी रह रहा होता है ना हमारे इर्द गिर्द, उनके साथ भी हादसे होते हैं किसी दिन। आपको नहीं लगता कि जिस बंदे का आज एक्सीडेंट हुआ होगा बहुत सिवियर कि वो खुदा न खास्ता हॉस्पिटल में होगा, तो वो ज़िंदगी में कभी लकी रहा होगा बहुत से मौक़ों पर? तो लक पर रिलाय करने की बजाय, अपने आप को यूनिक समझने की बजाय अगर हम स्ट्रक्चर के साथ जुड़ जाए ना, तो इससे अच्छी चीज़ ही कोई नहीं है। ड्रग एडिक्शन में, साइकेट्रिक इलनेसेस में एक मंत्रा होता है कि आई कैन डू एनीथिंग एंड गेट अवे विद इट। जैसे एक मंत्रा था 3 इडियट्स मूवी में, ऑल इज़ वेल। जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो उसको रिपीट करना शुरू हो जाते थे जस्ट टू मेक देमसेल्व्स काम और रिलैक्स, और ये अपने आप को कहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मंत्रास वो चीज़ें होती हैं जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने लिए कुछ स्टेटमेंट्स रखी होती हैं, वो हम मेंटली भी अपने जहन में वो दोहरा सकते हैं, बोलकर भी दोहरा सकते हैं, जिससे हमें इतनी आसानी मिलती है कि सब अच्छा है, यानी हमारा यकीन आ जाता है उस स्टेटमेंट पर। तो एडिक्टेड ब्रेन के भी कुछ मंत्रास होते हैं जो उन्होंने काफ़ी दफ़ा रिपीट कर करके उस पर अपना यकीन कर लिया होता है और अब लग रहा होता है कि यही रियलिटी है। जिसमें सबसे पहला मंत्रा वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी के मसले नशे की वजह से नहीं है। यानी मेरी ज़िंदगी, एक ड्रग एडिक्ट का मंत्रा है कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी मसले हैं वो नशे की वजह से नहीं है। तो वो उसके लिए ढेर सारी वजह बता देंगे। वो बता देंगे कि मेरी शादी अच्छी नहीं, कामयाब नहीं रही, मेरी अम्मी बहुत प्रोवोकिंग करती हैं, मेरे घर का एनवायरनमेंट नहीं अच्छा, मैं ब्रोकन फैमिली से हूँ, मेरी पढ़ाई नहीं अच्छी, मुझे ये लोग पैसे नहीं देते, मुझे ये वो नहीं करते, फ़लाँ चीज़ नहीं, मतलब वो ढेर सारे मसले गिनवा देंगे। उनको लग रहा होता है वो रियलिटी है, नॉन इश्यूज़। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये आपने बार बार अपने आप को बोल कर अब यकीन दिला दिया होता है कि नशा मसले नहीं, नशे से तो मैं ठीक होता हूँ, बल्कि एक जॉइंट पीकर तो मेरी एंग्जाइटी बेहतर हो जाती है, मैं बेहतर महसूस करता हूँ, मेरा गुस्सा कम हो जाता है। तो डिजीज़ कॉन्सेप्ट है ये कि अगर कोई साइकेट्रिक इलनेस है तो 80% चांस है कि कोई इंसान ड्रग की तरफ जाएगा। अगर ड्रग एडिक्शन है तो 80% चांस है कि कोई मूड डिसऑर्डर या साइकेट्रिक इलनेस की तरफ जाएगा। तो इस पे तो बहस ही नहीं है। दूसरा, जो ड्रग्स आने के बाद मसले होते हैं वो तो ड्रग्स की वजह से ही होते हैं ना। मैं उनकी बात कर रही हूँ कि पढ़ाई नहीं हो रही होती, जब बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं हो रही होती, और जब अकाउंटेबल ठहराया जा रहा था कि अहमद साहब क्या हो गया, मतलब आप तो इतने अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे और अब सेल्फ हार्म और ये सारी चीज़ें, तो उसमें ये होता है कि ड्रग को कुशन किया जा रहा होता है हर पेशेंट की स्टोरी में।
ड्रग को कवर किया जा रहा होता है कि इसको छोड़ें, वो आप बताएं, आपका बात करने का तरीका नहीं ठीक, आपका फ़लाँ चीज़, आपकी फ़लाँ चीज़। तो मैं उसकी बात कर रही हूँ कि एक एडिक्ट ने अपने जहन को समझा लिया है कि मेरे मसले जो है ना वो ड्रग की वजह से नहीं है, इससे तो मैं बेहतर होता हूँ जब अगला आने लगा है। मेरी ज़िंदगी के मसले जो है ना वो तो आपकी कंट्रोलिंग की वजह से हैं, वो तो आप मुझे सफोकेट ही बहुत करते हैं, वो तो आप मुझे फ्री हैंड देते ही नहीं है। अच्छा, अब दूसरा मंत्र आ गया कि नशा तो मेरे मसलों का हल है। मतलब वो अपनी तरफ से वो भी एक अच्छी इनसाइट शेयर कर रहे हैं कि पेशेंट्स को लो की पता ही होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन जो मेरी ज़िंदगी में मसले हैं उसका हल भी है, क्योंकि अब वो छोड़ नहीं सकते। और इस पावरलेसनेस पर वो कॉन्शियसली यकीन नहीं कर रहे होते। वो कह रहे होते हैं छोड़ दूंगा इस न्यू ईयर के बाद, इस ईद के बाद, इस रमज़ान के बाद। जो पेन किलर्स वाले डोमेन है उसके अंदर तो इससे ज़्यादा रीइंफोर्समेंट है ही नहीं कोई। यानी जो लोग हेरोइन यूज़ करते हैं या इस तरह की चीज़ें जिसका फ़िज़िकल विड्रॉल है, उसके अंदर तो इससे बड़ी नेमत कोई लग ही नहीं रही होती कि इधर से नशा किया और उधर से पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो वो ज़ाहिर है अब वो ज़रूरत बन चुकी है, लेकिन बात यह है कि नशा मसलों का हल नहीं है, ये रियलिस्टिक बात है। यानी अब आप सबको ये समझ आ रही होगी कि वो जो हम समझ रहे थे कि नशा तो मेरे मसलों का हल है, एक्चुअली वो हल नहीं था, वो तो मुझे और ज़्यादा ख़राबी की तरफ लेकर जा रहा था। अब थर्ड मंत्रा ये है, मैं जब चाहूँ नशा छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं बस अभी नशा छोड़ना नहीं चाहता। आज के बाद नहीं, इस हफ्ते के बाद नहीं, ये आखिरी पार्टी, ये फ़लानी, ये आखिरी क्रिसमस, ये आखिरी न्यू ईयर और पता नहीं क्या क्या। और वो कल कभी भी नहीं आती थी जब छोड़ना होता था, क्योंकि बेबसी इतनी थी, इस चीज़ का पता ही नहीं था कि मैं नशा छोड़ नहीं सकता एक्चुअली। जैसे कल आपने वो सुना कि जिस दिन आप ये मान लोगे ना कि मैं नहीं छोड़ सकता खुद से, उस दिन तक आप हेल्प के लिए अपने आप को अवेलेबल नहीं करोगे। उस दिन तक किसी को ही खींच कर करना पड़ेगा, या क्राइसिस इंटरवेंशन या कुछ और, या किसी तरह से हम नशा छुड़वाएं। यानी जब तक के एक्नॉलेजमेंट नहीं होती कि मेरे साथ मसले हैं और मैं अपने मसलों को हल नहीं कर सकता खुद से। तो ये सबको लगता था कि नशा तो मैं कभी भी चाहूँ छोड़ सकता हूँ, बस मैं अभी छोड़ना नहीं चाहता। ये सिर्फ लगता था, इसमें रियलिटी कोई भी नहीं थी। अगला मंत्र है, नशा करने से मेरी शख्सियत में मज़ीद निखार आ जाता है। यानी नशा करने से मेरी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी लगती है। वो अच्छी पर्सनैलिटी क्यों लगती है? अब मेरी एक बात गौर से सुनिएगा, आप सब इससे रिलेट करेंगे। आपने बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें देखी होंगी, शायद कभी कभार ख़ुद भी एक्सपीरियंस की हो। जो कोई कचरे के ढेर के पास एक हेरोइन एडिक्ट लेटे होते हैं, जिनकी हाफ सिरिंज अंदर होती है या बाहर होती है, या कोई साथ ये सिगरेट में उन्होंने पी होगी, जैसे मर्जी, तो चले सोए में, इन्फ्लुएंस में, तो क्या उनको एहसास होता है ज़रा भी कि मैं कितनी गंदी जगह पर लेटा हुआ हूँ, ये मेरी क्या हालत है, इर्द गिर्द के लोग देखकर मुझे कितनी बुरी तरह से जा रहे हैं। उस बंदे को लग रहा होता है कि मैं तो साथ में आसमान पे हूँ, मैं तो इस दुनिया का किंग हूँ। उसकी फीलिंग ये होती है, क्योंकि उसकी ड्रीमी चाया होता है, उसकी ड्रग का असर ही ये है कि उसने उसको दुनिया से। क्यों हेरोइन एडिक्ट्स की हाइजीन इतनी ख़राब होती है जितनी किसी और की नहीं होती? अक्सर पेशेंट्स की फैमिलीज़ कहती हैं नहीं, हाइजीन उसकी बहुत बेहतर थी, वो तो 2-2 घंटे लगा कर नहाते थे। तो मुझे पता है 2-2 घंटे लगा कर नहा रहे होते थे कि अंदर मूवीज़ और ड्रामास चल रहे होते थे, या गाने चल रहे होते थे, और नशे चल रहे होते थे। अच्छा, अगले मंत्रा पर आ जाएं। मैं बाकी नशा करने वालों से मुख्तलिफ हूँ। हर एक को लगता है क्यों, इसके पीछे डिनाइल ये है कि मैं अपना नशा कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं तो रोज़ करता ही नहीं हूँ नशा, मैं टीके थोड़ी लगाता हूँ, या मेरी तो नशा, मैं तो वीकेंड पे कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून, और जब हम उस वंस इन अ ब्लू मून को ब्रेक डाउन करते हैं तो पता चलता है कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, एक ही दिन में। तो हर पेशेंट को लगता है कि मैं मुख्तलिफ हूँ, मैं तो सिर्फ चर्च पीता हूँ, लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। हेरोइन वाला कहता है कि मैं तो सिगरेट पीता हूँ हेरोइन में, मैं टीके थोड़ी लगाता हूँ। तो कोकेन वाले समझते हैं कि हम ज़रा सैयद हैं, हम बहुत महंगा नशा करते हैं, हम बहुत सस्ते नशे नहीं करते। तो ये डिनाइल हर पेशेंट में कहीं ना कहीं होते हैं कि मैं अलग हूँ। जो भी पेशेंट इंडोर ट्रीटमेंट में आते हैं वो यही हमसे डिमांड करते हैं कि आप मुझे ज़रा डिफरेंटली ट्रीट करें, क्योंकि मैं अलग हूँ, मैं ज़रा बाकी सबसे मुख्तलिफ हूँ। आपको अगर ज़रूरत हो क्रेविंग मैनेजमेंट की तो आपके साथ वो की जाएगी, उनको ज़रूरत हो डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट की तो उनके साथ वो किया जाएगा। वो तो ऑब्वियसली पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ उन मेजर माइलस्टोन्स की और प्रोटोकॉल्स की जिसमें से सब ने गुजरना है, जो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में आते हैं। जैसे स्टैंड्स जब लगने की बारी आती है तो सब पेशेंट्स
सब पेशेंट्स, यानी मैंने बहुत रेयरली देखा है कि पेशेंट्स कहें अच्छा चलें ठीक है जैसे आप कहें, वो फिर हमें बाद में पता चलता है कि वो कह रहे थे कि अच्छा बाद में जाके बताएंगे। तो ज़्यादातर पेशेंट्स उस वक्त ये कहते हैं कि नहीं मेरे लिए ज़रा आप इसको थोड़ा कस्टमाइज़ कर दें, मैं फैक्ट्री जाए बगैर नहीं रह सकता, मैं काम किए बगैर नहीं रह सकता, या कोई और चीज़ बीच में रखनी है लाजमी, मैं फ़ुटबॉल खेले बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठू। गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।